फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में अपन कर रहे थे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, और शायद 4 अपने एग्जाम्पल हो चुके थे। तो अपन ने एग्जाम्पल्स में बीम के क्वेश्चंस देखे थे एक दो, और किसका देखा था, फ्रेम के देखे थे, 2D फ्रेम के। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट करते हैं अपन 3D फ्रेम के बारे में बात करते हैं। ये भैया बोल रखा है 3D फ्रेम। तो अपने पास दो मेथड थे, मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड। पहले अपन एक बार इसका लिख लेते हैं, जो भी अपन को इसकी चीजें पता है। ये क्या है, इस पर 3D फ्रेम में यहां पर रिएक्शंस कितनी होंगी हमारी, टोटल 6। फिक्स सपोर्ट पर 6 रिएक्शंस 3D में चाहिए तो होती हैं भाई। दूसरी बात, 3D की बात हो रही है तो रिलीज रिएक्शन एक एक लिखूंगा यहाँ पे, नहीं भाई, आप सिंपली रिलीज रिएक्शन निकालो। इस पर कितनी होती है, 2 में से 1 गया 1, लेकिन 3D की बात करा तो उसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितने होगी, 1 × 3 करेंगे तो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो ये होगी इसकी रिलीज रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं। तो मेथड पहला तो क्या कहता है हमको कि भैया अगर आपको DS निकालनी है तो DSE निकालो और DSI निकालो और दोनों को जोड़ दो। तो मैं इसकी DSE निकालता हूं पहले। DS बराबर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में डायरेक्टली निकालूंगा। देखो 6 और 6 12, 12 में से 6 तो जाएंगे कौन से, 12 माइनस 6 माइनस 6, ये लिखा है मैंने। अब यहां पर 12 तो आपको पता ही है कैपिटल R, ये स्मॉल r है। इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती है 3D में, 6 होती है, और ये 6 कौन सा है, RR, रिलीज रिएक्शन 3 और 3 6। ठीक है ना, इसको मैं इससे दिख देता हूं, जैसे आपको वैसे अब बताने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत बार कर चुके हैं। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है। प्लस में DSI इंटरनल, इंटरनल कैसे निकालेंगे अपन इसकी, जो भी नंबर ऑफ लूप हैं उसको अपन को अगर अपना 2D होता है तो 3A और 3D होता है तो 6A करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक ही है लूप तो 6 × में 1, तो अपना DS कितना आ गया, 12 में से 12 गए 0, 6 आ गया। क्लियर है बात। मेथड सेकंड क्या कहता है हमको, भैया फॉर्मूला यूज करो, और फॉर्मूला क्या है इसका, 6m + r - 6j - RR। अब इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो तो सारी चीज पुट करो। मेंबर कितने हैं इसमें, भैया 3D का फॉर्मूला ही तो होता है 3D फ्रेम का, 6m + r - 6j - RR। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए मेंबर, प्लस अननोन रिएक्शन तो पता ही है अपन को कितनी है, 12 माइनस 6 गुणा ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस रिलीज रिएक्शन कितनी है, 3 और 3 6। यहां से अगर मैं निकालूं 6 × 36, 36 और 12 48, 48 में से 6 × 36 गए, वही 12 बच गया, और 12 में से 6 गए तो 6। तो आंसर क्या आ गया, यहां से भी 6 आ गया। लेकिन मेरे लिए ये वाला इजी था, वो वाला हार्ड था। क्यों, क्योंकि उसमें मुझे मेंबर कैलकुलेट करने पड़ रहे थे और मुझे जॉइंट कैलकुलेट करना पड़ रहा था, और पेन भी उठाना पड़ रहा था। यहाँ नहीं करना पड़ रहा था। देखो यहाँ तो मैंने क्या कर दिया, 6 और 6 12, 12 में से 6 गए 6 बचे, और उस 6 में से भी 6 गए तो 0। ये तो हो गई DSE, तो DSE तो हो गई 0 हमारी। प्लस में अगर मैं बात करता हूँ DSI की इंटरनल की, तो वो होता है 6 × में क्लोज लूप। क्लोज लूप 1 है तो 6 × 1 = 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। तो तुरंत निकाल दिया मैंने। एक और करते हैं, चलो क्वेश्चन 6th। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके, थ्री डी फ्रेम क्या करें, पहले जो चीज़ पता है वो कर देता हूँ मैं। इसमें 3D फ्रेम की बात हो रही, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है,
और नंबर ऑफ क्लोज लूप कितना हो गया 1 और 1 2। बात करते हैं रिलीज्ड रिएक्शन की, तो देखो यहाँ पर तो हो जाएगी, 2 मेंबर हैं, 2 में से एक गया, एक गुणा में 3D के लिए 3 से गुणा, तो 3 तो यहाँ पर, यहाँ 3 मेंबर है, 3 में से एक गया, 2 होती वैसे, लेकिन 2 तिया 6 लिखनी पड़ेगी हमको, क्यों? क्योंकि 3 मेंबर जुड़ रहे हैं। तो अब मैं इसको पहले तो करता हूँ मेथड नंबर फर्स्ट से। तो मेथड नंबर फर्स्ट से अगर अपन करें ds बराबर एक्सटर्नल निकालो, 6 और 6 12, -6 माइनस ये कितनी है, 6 और 6 12 और 3 15, प्लस DSI इंटरनल कितनी है भाई, 1 और 1 2 है, तो 6 गुणा 2, DS बराबर ये हो गया अपना 12 माइनस 6 15 और 6 21, 12 में से 21 गए तो माइनस का 9 और प्लस का 12, तो DS कितना हो गया 3, 12 में से 9 गए तो 3 3 ही तो बचा। मेथड सेकंड से निकाल के देखते हैं, 6m प्लस r माइनस 6j माइनस r, 6 इंटू मेंबर गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, प्लस रिएक्शन कितनी है अपनी 6 और 6 12 माइनस 6 गुणा ज्वाइंट कितने हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7, माइनस रेडी रिएक्शन कितनी है 15, तो DS निकाल दीजिए, 8 छिंग 48, 48 और 12 60, 60 में से 7 छिंग 42 गए तो 18 बचे, 18 में से 15 गए तो 3, तो हमारी आप चाहें कैसे भी निकालो, इसकी रिलीज रिएक्शन कितनी आएगी वही हमारी सेम आएगी। तो इसमें भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब अपन ट्रस्ट के क्वेश्चन करते हैं, तो ये मैंने आपको बीम के हो गए, फ्रेम के हो गए, फ्रेम में दोनों हो गए 2D 3D। अब बात करते हैं ट्रस्ट के क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसे मिटाता हूं। अपन ट्रस्ट के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो कुछ नहीं बोल रखा तो 2D ट्रस्ट मानेंगे, कुछ नहीं बोल रखा उसने, ना उसने ट्रस्ट बोल रखा ना फ्रेम बोल रखा, ना 2D बोल रखा ना 3D बोल रखा। तो पहली बात तो ये है कि अगर उसने कुछ भी नहीं बोल रखा तो हम 2D मानेंगे। अब ट्रस्ट माने या फ्रेम माने, तो भाई साफ साफ दिख रहा है कि सपोर्ट पर डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर अपना ट्रस्ट कहलाएगा। तो मैंने इसको 2D ट्रस्ट मान लिया, 2D ट्रस्ट मान लिया, तो इसको करते हैं। तो मेथड पहला तो क्या कहता है भाई, पहला मेथड कहता है DS is equals to DSE plus DSI, और ये तो पता है आपको, एक बार तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। DSI इंटरनल कैसे निकालते हैं इसकी ट्रस्ट की, M माइनस 2J माइनस R ऐसे निकालते हैं। तो मैं इसकी DS निकालता हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, रिएक्शन कितनी है भाई, 2 तो यहाँ होती है, 1 यहाँ होती है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन तो होगी मेरी 3, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी 3 होती है। मेंबर गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर, माइनस 2 इंटू ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 माइनस 3। यहाँ से आप देखोगे ये तो 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 में से 3 गए तो 9, 0 बराबर 0। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो क्या है ये, स्टैटिकली डिटर्मिनेटर्स है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ा, पहले इसकी एक्सटर्नल निकालनी पड़ी, फिर इसकी इंटरनल निकालनी पड़ी।
इंटरनल का फॉर्मूला था m-2j-r और एक्सटर्नल का आपको पता ही है कैपिटल R माइनस R था। दोनों से निकालने के बाद में फिर मैंने इन दोनों को जोड़ा 0 + 0, तब मेरा आंसर आया। सेकंड मेथड क्या कहता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2D ट्रस्ट का फॉर्मूला ds बराबर कैपिटल M + कैपिटल R माइनस 2j, ये फॉर्मूला था भाई। मेंबर कितने अपन ने पहले कैलकुलेट कर रखे हैं 9। रिएक्शंस कितनी टोटल 3 -2 इंटू जॉइंट कितने हैं भाई 6। तो ds बराबर 9 और 3 12 में से 12 गए तो 0। अब बात आती है कि सर हम कौन सा यूज़ करें एग्ज़ाम हॉल में। तो जब मैं बात कर रहा था फ्रेम की, तो मैंने आपको बताया कि फ्रेम वाले केस में अपने लिए कौन सा इजी पड़ेगा, ये वाला इजी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ट्रस्ट की, तो आप खुद देख लीजिए, ट्रस्ट के लिए आपको ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है। उसमें उसको भाई देखो, चाहे आप इसको यूज़ करो चाहे इसको, मेंबर तो आपको गिनने ही पड़ेंगे, दोनों में एम आ रहा है। चाहे इसको करो चाहे इसको, जॉइंट भी आपको गिनने पड़ेंगे, दोनों में जे आ रहा है। तो फिर मैं कौन सा यूज़ करूँ, वो यूज़ करूँ या ये? अरे भाई आपको दिख रहा है फॉर्मूला वो वाला छोटा है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा ना। इसके अंदर मेरे को ये वाली टर्म एक्स्ट्रा याद करनी पड़ रही है। तो सिंपल सी बात है, जब कभी बात हो हमारे ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट में आप कौन सा मेथड का यूज़ करोगे, मेथड सेकंड का, ठीक है ना। और फ्रेम में मेथड फर्स्ट का यूज़ करना। एक क्वेश्चन और करते हैं 2D ट्रस्ट का। चलो ये करते हैं भाई अपन इसके अंदर इस क्वेश्चन को। पहले तो अपन इसको क्या समझे, 2D ट्रस है, 3D ट्रस है, फ्रेम है। आपको पता है सपोर्ट पर डायरेक्टली अटैच्ड, तो अपन इसको क्या मानेंगे 2D ट्रस, 2D ट्रस मानेंगे। रिएक्शंस की बात करें तो ये भी हिंज है और वो भी हिंज है, दोनों तरफ हिंज सपोर्ट है। इसका मतलब 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। अब अपन करते हैं इसको कैलकुलेट। तो पहला मेथड तो कहता है ds बराबर DSE + DSI। अब मैं आपको DSE देखो डायरेक्टली लिखूंगा, ये वाली टर्म नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला सब पता है आपको। DSE 2 और 2 4, 4 - 3 प्लस, यही तो होती है एक्सटर्नल R माइनस R, तो ये 4 है रिएक्शन। DSI निकालें तो m-2j, तो मेंबर गिनो भाई, यहाँ कहीं से स्टार्ट कर दो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 -2 इंटू जॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 - 3। तो ds बराबर 4 में से 3 गया 1 और 8 दूनी 16, 16 में से 3 गए 13, 11 में से 13 गए तो -2। तो ds बराबर -1। -1 का मतलब क्या है, ये डेफिशिएंट, स्टैटिकली डेफिशिएंट हो गया ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब, और वैसे भी क्या है, मैंने खुद ने जानबूझ करके 2 मेंबर हटाए थे समझाने के लिए ही। अगर ये 2 मेंबर लगे होते ना तो हमारा डेफिशिएंट नहीं होता, ये स्टेबल होता ट्रस्ट, ठीक है, परफेक्टली स्टेबल होता। लेकिन मैंने 2 हटा दिया। अब आपको दिख भी रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है कि ट्रस्ट कंप्लीट नहीं है, ये 2 मेंबर और होने चाहिए थे। ये ऐसा दिख रहा है आपको, इसका मतलब इसमें कमी है, तो ये डेफिशिएंट है। अब अपन बात करते हैं। अब आप सोचें सर 2 मेंबर क्यों भाई, एक ये अपनी 2 एक्स्ट्रा वो बैटरी है ना अपनी, 2 और 2 4 बैटरी है ना ये टोटल एक्सटर्नली इंडिटरमिनेसी। मेथड सेकंड की बात करें तो ds बराबर m + r - 2j। मेंबर कितने हैं टोटल अपने 11, प्लस r रिएक्शंस कितनी है 4, -2 इंटू जॉइंट कितने हैं, तो ds बराबर 11 और 4 15, 15 में से 16 गए तो -1। कौन सा यूज करोगे, सेकंड मेथड।
तो ये आपने देखा कि इन दोनों में से कौन सा वाला मेथड अपना सही है, तो अपन किसकी बात करेंगे, सेकंड वाले की, ठीक है ना। तो ट्रस्ट के ही क्वेश्चन उस वो और देखते हैं अपन 3D ट्रस्ट के। 3D ट्रस्ट बता रहा है तो मैं इसे मिटाता हूँ, मैं इन्हीं क्वेश्चंस को 3D के रूप में बता देता हूँ, ठीक है ना। 3D ट्रस्ट के क्वेश्चंस करते हैं अपन, इनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इसी को 3D कर देता हूँ। आठ हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, ये है 9 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि ये 2D ट्रस है 3D ट्रस है। उसने हमको, एक सेकेंड, ये जो है ये ट्रस है। ट्रस क्यों? क्योंकि देखो डायरेक्टली किस पर है, ये सपोर्ट पर अटैच्ड है, ये भी सपोर्ट पर अटैच्ड है, ये भी ट्रस है। और अगले ने अपन को स्पेस बोल दिया तो अपन इसको 3D ट्रस मानेंगे। बोल के देगा आपको, ऐसे खुद से नहीं मान लें 3D ट्रस, ये 3D ट्रस वो बोलेगा अपन को, स्पेस बोल देगा या फिर केवल स्पेस बोल दे तो हम समझ गए स्पेस का मतलब 3D है और दिखने में ट्रस है तो 3D ट्रस हो गया। ये भी उसने 3D ट्रस अपन को बोल रखा है। तो पहले अपन ये क्वेश्चन करते हैं। तो 3D ट्रस में पहले मुझे DSE निकालनी, मेथड फर्स्ट का यूज़ करते हैं। तो आपको मालूम है 3D में फिक्स्ड एंड पर कितने होते हैं, 6 रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो अपन करते हैं DS 6 और 6 12, 12 माइनस 6, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो 6 ही होती है। तो ये तो हो गई अपनी एक्सटर्नल निकल गई। तो एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आएगी, 12 माइनस 6 बराबर 6 आएगी। इंटरनल निकालें तो इंटरनल कैसे निकालते हो आप इसके केस में, लिख देता हूँ यहाँ पर कैपिटल R माइनस स्मॉल r, प्लस में इंटरनल का फॉर्मूला अलग होता है m माइनस 3j माइनस r। तो ds बराबर 12 माइनस 6 प्लस मेंबर कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस 3 इंटू जॉइंट कितने, 3 और 3 6 माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन 6 लेंगे यहाँ पे। मेंबर कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सारी चीज़ें यहाँ पर पुट कर दी है हमने। तो ds कितना हो गया, 12 में 6 गए 6 प्लस 9 माइनस 6 3 8। भाई यहाँ पर ये 6 क्यों लिखा है, क्योंकि 3D का केस है इसलिए। 3D में r की वैल्यू 6 होती है। 6 3 18 में 6 गए तो 12, 9 में से 12 गए, 9 माइनस 12 माइनस का 3। तो ds बराबर कितना हो गया अपना, 6 माइनस 3 बराबर 3। तो इसका ds आ चुका है अपना 3 आ गया। उस फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूला अपना क्या था, m प्लस r माइनस 3j था। 3j था तो मेंबर कितने थे, 9, रिएक्शंस कितनी थी 12, 3 इंटू जॉइंट कितने थे 6, 12 और 9 21, 21 में से 18 गए तो कितना आया अपना 3। किससे निकालोगे, इट इज ईजियर, ये अपना इजी है। तो ये अपना ट्रस्ट का क्वेश्चन 3D वाला वो भी अपन ने कर लिया एग्जांपल। एक और कर लेते हैं, ठीक है। मैं तो इसे करा रहा हूँ लेकिन इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से करना है आपको, उसके बाद में ये सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। तो अगर मैं ds की बात करूँ तो DSE प्लस DSI होता है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको डायरेक्टली DSE लिखता हूँ, 6 और 6 12 माइनस 6, DSI इंटरनल निकालोगे, कैसे निकालोगे, m माइनस 3j माइनस r, m मेंबर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, 3 इंटू जॉइंट गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस r की जगह कितना लिखोगे 6, क्योंकि 3D की बात चल रही है। 12 माइनस 6 प्लस में 13 8 या 24, 24 में 6 गए 18,
13 में से 18 गए तो -5, ds बराबर 1। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल था कुछ की। अब दूसरे मेथड से करें जो कि हमारे लिए ईजियर है। ds बराबर m प्लस r माइनस 3j। मेंबर कितने हैं अपने टोटल इसमें? 13। रिएक्शंस कितनी टोटल? 6 और 6 12 माइनस 3 इंटू ज्वाइंट कितने हैं? तो 13 और 12 25। 25 में से 24 गए तो 1। कौन सा है मेथड इजी? ये वाला। तो भाई ये सारे क्वेश्चंस थे अपने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी से रिलेटेड। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको आधे मिनट का बताता हूँ कि हमारी जो इंडिटरमिनेसी थी दो थी, डी एस डी के। डी एस थी 2, डी एस ई डी एस आई। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था एक्सटर्नल, फिर इंटरनल पढ़ा। इन दोनों का कंबाइंड ही क्या होता है? हमारा डी एस होता है। ये हम तीनों चीज़ के लिए पढ़ चुके हैं। बीम, फ्रेम, ट्रस, ये भी तीनों चीज़ के लिए पढ़ चुके हैं। ये भी तीनों चीज़ के लिए, मतलब ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बचा डी के। डी के जो होता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। हम यहाँ पर फोर्सेस और रिएक्शंस की बात करते हैं, वहाँ इनकी बात नहीं करते। वो क्या होता है अब अपन पढ़ते हैं डी के। तो डी के इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान रहे, ठीक है ना। उसकी इंडिटरमिनेसी वहाँ पर अलग चीज़ की मैंने हालांकि फर्स्ट लेक्चर में बता दिया आपको डीके के बारे में, जब मैंने फ्लो चार्ट बताया था। यहाँ दोबारा डिस्कस करते हैं। अब अपन करते हैं डीके। डीके को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ अलग तरीके से ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करने का तरीका अलग है, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूँ, फिर डीके पढ़ते हैं अपन। और डीके के बाद में फ्री वाली यूनिट फिनिश हो जाएगी। तो अपन लिखते हैं लास्ट डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी अपना लास्ट टॉपिक है। 4 होती थी, ये चौथी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। क्या डिफरेंस है इसके अंदर? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के अपन देखते हैं इसे। देखो, मेरे पास ये बीम है सेम, इसकी मैं डीएस निकालना चाह रहा हूं और डीके, डिग्री ऑफ स्टैटिक और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक। तो स्टैटिक निकालूं बीम की, वो किसके बराबर होती है? एक ही बात होती है बीम के केस में। एक्सटर्नल और स्टैटिक दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है बीम के केस में, ओनली बीम के केस में। मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें अननोन फोर्सेस कितने हैं, कितनी अननोन रिएक्शंस हैं, जिनको अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन की सहायता से ज्ञात नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, सॉरी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब किस चीज से अपना, कि इसके अंदर टोटल अननोन जो हमारे फोर्सेस हैं, अननोन रिएक्शंस हैं, कितने हैं, जिनको अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन की सहायता से ज्ञात नहीं कर पा रहे। तो हमें मालूम है कि इस वाले एंड पर कितना होता है? 3 रिएक्शंस। इस पर कितनी होती हैं? 2 होती है। तो टोटल रिएक्शंस कितनी हो गई? 5 हो गई। तो मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी, डीएसई बराबर क्या होता है हमारा? कैपिटल आर माइनस आर माइनस आर आर। तो डीएसई बराबर रिएक्शंस कितनी हो गई? 5। और हमारे पास आर, स्मॉल आर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी है? 3 होती हैं। भाई कोई फोर्स तो दिया नहीं है इसके ऊपर कि ये वर्टिकल लोड लग रहा है। तो जब लोडिंग नहीं होती है बीम पर, तो हम कैसा मानते हैं? जनरल लोडिंग। जनरल लोडिंग का मतलब क्या होता है? इंक्लाइन लोडिंग मानेंगे तो तीनों ही कंडीशंस को अपन काउंट करते हैं। अगर वर्टिकल होता है लोड तो अपन 2 को काउंट करेंगे। 5 - 3 किसी प्रकार का हाइब्रिड जॉइंट नहीं है तो 0। तो हमारा जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी है वो कितनी आ गई? 2। और इसी का मतलब क्या है हमारा? DSE ही क्या होता है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इन केस ऑफ बीम। क्यों? क्योंकि बीम के केस में इंटरनल इंडिटरमिनेसी क्या होती है? 0 होती है। तो अगर मैं इसको समझूं तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो बीम आपको दिख रही है, इस बीम के अंदर 2 फोर्सेस ऐसे हैं। डिग्री ऑफ स्टैटिक का मतलब बता रहा हूं। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का मतलब क्या है? इसका फिजिकल मतलब ये है कि इस बीम के अंदर 2
रिएक्शंस ऐसी हैं, टोटल 5 हैं, उन 5 में से 2 ऐसी हैं जिनको मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की सहायता से ज्ञात नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो मतलब ये किसको बता रही है? अननोन फोर्स को, अननोन फोर्सेस को बता रही है। कौन? डिग्री ऑफ स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब केवल अननोन फोर्सेस था। अब अपन देखते हैं काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स की तरफ जाते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है काइनेमेटिक्स की? अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, यहां पर हमें फोर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें यहां पर मतलब किससे है? डिस्प्लेसमेंट से। अब डिस्प्लेसमेंट अपना 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। वो अपन देखते हैं। देखो यहां पर हमें मतलब किससे है? केवल डिस्प्लेसमेंट से। एक्चुअल में क्या है, डीके जो है ना, आप किसी को क्वेश्चन दोगे तो डीके इजीली निकाल देगा कि भाई बीम है तो 2J माइनस आर होता है इसका फॉर्मूला। बुक्स हैं, बुक्स के अंदर भी क्लियरली मेंशन नहीं है ये चीज़। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो आप इसको समझो। अगर आप फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ गए ना तो आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, तो इसमें अपन को ढूंढना तो होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, और अपन नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस को पुट कर देते हैं और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अपने माइंड में पहले क्लियर तो हो कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिर क्या है, मैं आपको ये करवा रहा हूं अभी, तो आप देखना। अपन इसको डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडेक्स बिल्कुल सबसे ईजी है, इसको केवल 5 पॉइंट अपन को याद रखने हैं। ये विद इन 10 सेकंड आप इसको काउंट कर सकते हो, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है अब यहाँ अप्लाई करने की। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो आपको कहीं पर किसी बुक के अंदर मेंशन नहीं होगा। ठीक है, वो चीज अपन देखते हैं। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक, काइनेमेटिक्स का मतलब किससे है? जहां पर कुछ ना कुछ कोई मूवमेंट की बात हो रही है। काइनेमेटिक्स का मतलब किस, काइनेमेटिक्स वर्ड का मतलब किससे? जहां पर मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब मूवमेंट, नॉट मूवमेंट, मूवमेंट मतलब कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, या तो वो गतिमान है चीज, ठीक है, या फिर वो क्या है, चाहे वो ये जो मार्कर है सीधे जा रहा है या फिर ऐसे रोटेट कर रहा है तो मूवमेंट ही उसका इस पोजीशन से इस पोजीशन पहुंच गया, मूवमेंट है उसका। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर काइनेमेटिक्स का मतलब किससे है? मूवमेंट वाले चीजों से है। यहां पर तो फोर्स की बात हो रही थी, अननोन फोर्सेस, यहां पर अननोन मूवमेंट। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडेक्स मतलब क्या? अननोन मूवमेंट, नंबर ऑफ अननोन मूवमेंट्स। अननोन मूवमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही। तो कितने डिस्प्लेसमेंट अननोन हैं इसके अंदर, तो उनकी जो संख्या है, उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी? हमारी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से हैं। डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एक तो होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है रोटेशनल। लीनियर का मतलब क्या है भाई? ये जो बीम है आपकी, ये बीम ऐसे थी और कुछ साल बाद ये बीम ऐसे हो गई। ये बीम सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे थी मान लो, और कुछ साल बाद कैसी हो गई? ये पोजीशन हो गई उसकी। तो देखो बीम का ये वाला पॉइंट यहां से यहां आ चुका है, मतलब उसने इस वर्टिकल डायरेक्शन में डेल्टा वाई लिख देता हूं, इतना चला ये बीम कितनी चली? यहां से लेके यहां तक पहुंच गई 10 mm 20 mm जो भी क्वांटिटी है, इतना डिफ्लेक्शन हो गया। ये कौन सा? ये लीनियर ही तो है भाई। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच गए, कैसा है? एक रेखा के अलोंग है, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इस बीम का एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और देखो पहले बीम थी हॉरिजॉन्टल, और अगर आप यहां पर देखोगे तो ये थीटा आ चुका है, कुछ ना कुछ स्लोप आ गई है। तो बीम क्या थी? पहले ऐसे थी हॉरिजॉन्टल, फिर धीरे धीरे कुछ साल बाद बीम ऐसे हो गई है। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट हो गया? ये भी डिस्प्लेसमेंट है एक। तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा? थीटा। तो ये कौन सा हुआ हमारा? रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा डेल्टा वाई, और रोटेशनल हो गया थीटा। ठीक है, आप कह सकते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिफ्लेक्शन और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को स्लोप कह सकते हो, एक ही बात है। और देखो एक और होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है जो बीम है हमारी, यहां पर दूसरी तरफ क्या है? रोलर है, दूसरी तरफ है हमारा रोलर। तो रोलर है तो बीम थोड़ी बहुत पहले यहां तक थी, और जब आपने देखा कुछ साल बाद तो बीम यहां पहुंच चुकी है, ये नीचे झुका और रोलर इधर तरफ आ गया। इधर आ गया तो बीम मतलब थोड़ी सी श्रिंक हो गई है। तो ये कितना मूव हुई इधर तरफ? डेल्टा एक्स मूव हुई है। जब बीम डेल्टा एक्स मूव हुई है तो ये भी तो कैसा मूवमेंट हुआ? लीनियर मूवमेंट। तो कुल मिलाकर के 2 प्रकार के मूवमेंट हो गए, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। और रोटेशनल मूवमेंट हो गया हमारा केवल एक, कौन सा होता है? स्लोप। तो डिस्प्लेसमेंट अपने 2 प्रकार के हो गए, एक तो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट बोलूं चाहे मूवमेंट बोलूं, बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, तो लीनियर मूवमेंट बोलो डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट में 2 प्रकार के होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट
कौन कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। और एक हो गया हमारा रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, वो कौन सा हो गया हमारा, स्लोप। ठीक है ना। तो अब हमको हर एक बीम में बस ये देखना है कि ये कितने हैं, डिस्प्लेसमेंट कितने आ रहे हैं। जितने डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं उन डिस्प्लेसमेंट की संख्या ही हमारी क्या है, उनको जितने भी डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं भाई, यहाँ पर थीटा आ गया मान लो, और यहाँ पर हमारा डेल्टा। इस वाले क्वेश्चन की देखें तो यहाँ पर देखो कितने हो गए डिस्प्लेसमेंट, एक तो हो गया हमारा ये थीटा हो गया, ठीक है, यहाँ पर थीटा हो चुका है, और एक क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया और डेल्टा वाई हो गया। 3 प्रकार के मूवमेंट हो गए, तो इसकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो गई, 3 हो चुकी है भाई। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एग्जांपल में कितनी, थीटा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 3, तो 3 है इसकी काइनेमेटिक। तो इनडिटरमिनेसी का मतलब क्या होता है, इनडिटरमिनेसी, डिटरमाइन, जिसको अपन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर 3 काइनेमेटिक ऐसी चीजें हैं, काइनेमेटिक का मतलब गतिमान, 3 काइनेमेटिक ऐसी चीजें हैं जिनको अपन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा। और अगर इनको टेक्निकली बोला जाए तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो उन तीनों की जो 3 संख्या, बस अपन को संख्या देखनी है, तो वो 3 क्या है इसकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो आप देखो यहां पर मैंने इसके अंदर, जब मैं इसकी डी के बता रहा हूं आपको, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बता रहा हूं, तो क्या मैंने किसी प्रकार के फोर्स को काउंट किया है क्या, कि इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं, रिएक्शंस कितनी है, जैसा कि हम यहां पर कर रहे थे भाई 3 2 5, नहीं कर रहे थे अपन फोर्स को कैलकुलेट। क्या मैं यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन काम में ले रहा था, नहीं ले रहा था, जो आर यहां पर ले रहे थे। क्या हम हाइब्रिड जॉइंट की कोई यहां पर कुछ कैलकुलेशन करी है, कुछ भी नहीं किया हमने। कुल मिला के डीके जो होता है 100% बिल्कुल डिफरेंट होता है किससे, डीएस से। यहां पर अपन कैलकुलेट करेंगे नहीं, आपको मतलब ही नहीं है अननोन रिएक्शन और इन सब चीजों से, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूले की बात करता हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं केवल फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो बता रहा हूं, लेकिन जब अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले कैपिटल आर आता है, और आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अदरवाइज ये जो मैंने तरीका बताया ऐसे ही ज्ञात करेंगे अपन, ठीक है ना। अब इसको मैं एक और टर्म से बोलना चाहूंगा कि इस वाले सपोर्ट पर कितनी तरीके से फ्री है हमारी जो बीम है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, कितनी तरीके से फ्री है मूव करने के लिए। तो इस वाले एंड की बात करूं तो केवल एक ही तरह से फ्री है, मतलब ये केवल ऐसे हो सकता है, ऐसे घूम सकता है, ठीक है। कितने तरीके से फ्री है, यहां तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की हद, आजादी की हद कितनी है, मतलब कितने तरीके से आजाद है ये, केवल एक तरीके से। तो इस वाले पॉइंट पर मैं कहूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो भैया 1 है। अगर मैं कहूं इस वाले पॉइंट पर कितनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इस वाले पॉइंट पर फ्रीडम हमारी कितनी है, 2 है, ठीक है ना। यहां पर 2 है हमारे, यहां पर भी थीटा होती है एक, तो ये जो मैंने आपको डेल्टा एक्स बताया है, सॉरी डेल्टा वाई जो मैंने बताया, केवल समझाने के लिए बताया था कि क्या होता है डी के, डेल्टा वाई नहीं लेते हैं अपन, केवल डेल्टा एक्स। 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। जब आपको थीटा पता है तो डेल्टा वाई तो आपको ऑटोमेटिकली पता है भाई। आपको अगर थीटा पता है और आपको अगर ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो ऑटोमेटिकली आपको डेल्टा वाई पता है। कैसे, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, अगर आपको ये थीटा पता है तो ये नहीं पता क्या आपको, भाई कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, चाप ही तो है, आप ऐसे निकाल लोगे, तो डेल्टा वाई निकालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन डेल्टा वाई और जगह भी काम आता है अपने, जैसे ट्रस हुआ वहाँ पर मूवमेंट होता है डेल्टा वाई का, फ्रेम हुआ वहाँ पर मूवमेंट होता है, वो मैं लिखवाऊंगा अभी आपको। तो इस वाले एंड पर 2 है, 2 तरीके से मूव कर सकते हैं, एक तो अपना थीटा इस वाले एंड पर और एक डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर कितने प्रकार से आज़ाद है मूव करने के लिए, 2 प्रकार से। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इस वाले एंड पर, 2 है। तो कुल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3। चाहे डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलूँ चाहे इसको डी के बोलूँ, दोनों का मतलब क्या है, एक, कि 3 तरीके से आज़ाद है मूव करने के लिए। या फिर मैं कहूँ कि 3 ऐसे अननोन मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट है जिनको अपन ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर जिनको ज्ञात करना है तो वो उनकी संख्या ही तो होती है डीके। तो डीके का मतलब शॉर्ट टर्म में किससे है, कितने तरीके से कोई सपोर्ट कितना आज़ाद है मूव करने के लिए फ्रीली, ठीक है। या फिर कहा जाए कि उन अननोन मूवमेंट्स की या डिस्प्लेसमेंट की संख्या होती है किसी भी सपोर्ट पर या किसी भी स्ट्रक्चर में अननोन मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट की संख्या को दर्शाता है। कौन, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, कि इस सपोर्ट पर कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब कितने प्रकार से आज़ाद है वो मूव करने के लिए, इस पर कितने प्रकार से, सारे स्ट्रक्चर की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम को जोड़ दो, आपकी क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आ जाएगी। तो ये होता है शॉर्ट मेथड कि आपको अगर अगर आपको डी के निकालना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट कर लो पूरे स्ट्रक्चर की, जोड़ दो, वही अपनी डी के है। और एक मेथड होता है हमारा लॉन्ग मेथड, वो होता है फॉर्मूला बेस्ड मेथड, जो आप सबको पता है
कि भाई अगर बात करते हैं अपन ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट में 2D ट्रस्ट के लिए 2J माइनस आर, 3D ट्रस्ट के लिए 3J माइनस आर, और जो हमारा फ्रेम होता है 3J माइनस आर प्लस आर आर प्लस एम, ये होते हैं फॉर्मूले, तो आपको पता ही है। तो अपन अब क्वेश्चन करते हैं, सॉरी पहले अपन इसको थोड़ा सा लिखते हैं डीके के बारे में क्या क्या होता है, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था डीके के बारे में। 90% स्टूडेंट्स डीके के बारे में बस ये जानते हैं कि डीके को कैसे निकालना है। आप तो हमको क्वेश्चन दे दो, मैंने क्वेश्चन दे दिया, बताओ भाई इसका डीके कितना है, वो आंसर निकाल देंगे और बिल्कुल 100% सही आंसर निकालेंगे। सर इसका डीके जो है 0 है, बिल्कुल सही सही निकालेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि डीके का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब जिसको ये पता है ना कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर वो फॉर्मूला भूल भी जाता है एग्जाम हॉल में तो वो निकाल देगा इजीली डीके को। इसलिए डीके बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये सब चीज़ तो आप अपने आप लिख लेना साइड में, डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट की बातें मैं आपको 1-2 लाइन इसमें लिखवाता हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। लिखते हैं भाई, तो क्या बताता है यह है किसी भी स्ट्रक्चर में मौजूद अननोन डिस्प्लेसमेंट या कहा जाओ मूवमेंट की संख्या को दर्शाती है। यह डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निर्भर करती है, ठीक है ना। अब मैं एक बार आपको ये लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट का मतलब क्या है। ये 2 प्रकार के होते हैं भैया। पहला जो होता है हमारा वो तो होता है लीनियर, और दूसरा कौन सा होता है रोटेशनल। लीनियर कौन सा हो गया हमारा, एक तो हो गया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ठीक है, और रोटेशनल ये हो गया थीटा, मतलब स्लोप। डेल्टा वाई क्या होता है भैया, ये होता है डिफ्लेक्शन बोलो स्वय बोलो एक ही बात है, ये अपने डिस्प्लेसमेंट होते हैं। अब लिखते हैं डीके को निम्न 2 मेथड्स द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसके 2 मेथड है डीके ज्ञात करने के। पहला अपना है फॉर्मूला बेस्ड मेथड और दूसरा है हमारा क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला मेथड, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड में तो अपन फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, जैसे अपने ट्रस्ट अभी अपने देखा था डीएस के बारे में। तो एक तो हमारा फॉर्मूला बेस्ड मेथड था डायरेक्टली, और एक का था दोनों को जोड़ रहे थे डीएस ईडीए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मेथड, एक तो फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, डी के निकालो, जैसा कि आप सबको पता है इसके बारे में। दूसरा कौन सा हमारा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करेंगे पूरे स्ट्रक्चर की, उनको जोड़ देंगे, वही हमारी क्या है डी के है। तो अपन लिखते हैं मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। मैं इसे मिटाता हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं भाई। मेथड फर्स्ट, फॉर्मूला बेस्ड। तो इसमें वही अपने पास 3 चीजें हैं, कौन कौन सी। एक तो हम ज्ञात करेंगे ट्रस्ट की, और ट्रस्ट में भी हमारे पास 2 हैं,
2D और 3D। एक हम ज्ञात करेंगे फ्रेम बोलो या बीम, दोनों की। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, नहीं तो अपन अभी तक कैसे पढ़ते आ रहे थे, बीम, फ्रेम और ट्रस ये देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रस पहले ऊपर लिख दिया। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये फॉर्मूले याद करने में आसानी हो, इसलिए लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला उसमें याद करवाया था ना स्टैटिक वाले में, सेम ऐसे ही है। तो देखो ये होता है हमारा 2j माइनस आर और ये 3j माइनस आर। जहाँ पर एक हाथ में वहाँ से स्टार्ट है, 3j माइनस आर प्लस आर आर माइनस एम, 6j माइनस आर प्लस आर आर माइनस एम। अब देखो यहाँ पर वही नोटेशंस है, अगर ना भी लिखूँ तब भी कैपिटल आर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। जे का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। एम का मतलब क्या है, आर आर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शंस। और कैपिटल एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर बात आती है हमारे कि फ्रेम और बीम दोनों की सेम फॉर्मूले की बात हो रही है भाई, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। सेम क्यों है, मैंने आपको समझाया था एक लेक्चर में कि जो बीम होती है हम उसको फ्रेम मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, देखो ये फ्रेम है, ठीक है। फ्रेम के जॉइंट कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। अगर इसको मैं ऐसा कर दूं और जॉइंट को रिजिड ही रखूं, मतलब यहां से तोड़ना पड़ेगा, यहां से तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके दोबारा वेल्डिंग कर दूंगा, वेल्डिंग कर दूंगा, फिर से एक मेंबर हो गया। तो ये क्या है, फिक्स्ड बीम हो गई। ये क्या है, अपना फ्रेम हो गया। तो जो हमारी बीम होती है वो भी तो रिजिड होती है कंप्लीट, इसलिए अपन बीम को फ्रेम मान सकते हैं। ये फॉर्मूले जो है हमारे फ्रेम के लिए हैं और यही फॉर्मूले बीम के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। अब बात आती है इसके अंदर, जैसे अपन वहां पर देखते थे, अब जो जो चीज है अवेलेबल उनका यूज करेंगे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ट्रस का है तो उसमें 2j माइनस आर 3j माइनस आर, और अगर बीम का है 2D का तो 3j माइनस आर प्लस आर आर माइनस एम। इसका यूज कब करते हैं अपन, जब कोई हाइब्रिड जॉइंट हो। अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और एम का यूज कहां करेंगे, वो है इंपॉर्टेंट चीज। एम का यूज अपन केवल वहां करते हैं जहां पर क्या होता है, इनमें से कुछ ना कुछ लिखा हो, मैं लिख देता हूं। एम का यूज तब करते हैं जब क्वेश्चन में निम्न लिखा हो। इनमें से कोई सा भी वर्ड लिखा होगा ना, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड, ठीक, या फिर मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, या फिर एक्सियल डिफॉर्मेशंस आर इग्नोर्ड। इनमें से कोई सी चीज लिखी होगी तो अपन क्या करेंगे, मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड, मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, एक्सियल डिफॉर्मेशंस आर इग्नोर्ड। इन तीनों में से कोई सी लाइन लिखी हुई है तो अपन एम का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मतलब एम का यूज क्या है, जैसे अगर मानकर चलें यही क्वेश्चन है, इसकी हम क्या निकाल रहे हैं, डी के निकाल रहे हैं,
तो डी के निकाल रहे हैं तो मेंबर कितने, इसमें केवल एक ही मेंबर है, तो यहाँ पर -1 अपन करेंगे या नहीं करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, इन लाइनों पर। अगर ये लाइन लिख रही है तब तो हम इसका यूज करेंगे, और नहीं लिख रही तो नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो समझते हैं। देखो डी के, हाँ अपने डी के का मतलब क्या था, डीके का मतलब था अपना, डीके का मतलब क्या था कि कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट है, वो चीज़ अपन को देखनी है। अगर ये लाइन लिखी हुई मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड, जब मेंबर एक्सियली, ये है मेंबर, इसका एक्सिस ये है, तो एक्सियली रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या है, ये एक्सियली यूं मूव नहीं कर सकता मेंबर, ये मूव यूं नहीं कर सकता, तो मतलब डेल्टा एक्स तो उसके अंदर होगा ही नहीं, डेल्टा एक्स तो नहीं होगा। अपने तीन ही तो मूवमेंट थे, कौन कौन से थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा, तो डेल्टा एक्स तो होगा ही नहीं मेंबर में। तो ये एक ही मेंबर था, इसमें एक डेल्टा एक्स जो होता वो नहीं हो रहा, नहीं होगा तो मतलब कम हो गया ना। तो जितने मेंबर होंगे हर मेंबर में डेल्टा एक्स नहीं होगा। मान लो अगर ये फ्रेम की बात करें हम, तो फ्रेम में देखो ये एक्सिस हो गई इसकी, तो इसमें ये वाला मूवमेंट नहीं होगा, इसके अंदर ये वाला नहीं होगा, तो और इसके अंदर भी ये वाला मूवमेंट नहीं होगा। तो कितने मूवमेंट कम हो गए इसके अंदर, 3। तो अपनी डी के जो थी वो 3 कम हो गई ना, तो अपन यहां पर -3 करेंगे इस वाले क्वेश्चन में जब ये लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, हम कैसे फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला बनाने के लिए हम जितने मेंबर होंगे, अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं तो जितने मेंबर होंगे उन मेंबर की संख्या घटा देते हैं अपन। भाई जितने मेंबर होंगे उतने ही तो ये वाले डिस्प्लेसमेंट होंगे, इसके अंदर एक था तो एक ही डिस्प्लेसमेंट था, इसमें 3 मेंबर है तो इसका तो हो जाएगा ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सियली रिजिड है वो, इसमें ये वाला ये नहीं हो पाएगा, और इसमें भी वर्टिकल, तो 3 नहीं हो पाएंगे, तो अपन को 3 घटाना पड़ेगा। 3 कम हो गई ऑटोमेटिकली, अपन पहले कितनी काउंट कर रहे थे कि भाई ये ऐसे मूव करे, तो अपन 3 अपन को घटानी पड़ेगी। तो अपन कितनी घटाएंगे, जितने मेंबर उतनी संख्या घटा दो। तो कभी भी अगर ये वर्ड लिखे हुए हैं इन तीनों में से कोई सी लाइन कि मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड, इन तीनों का मतलब एक ही है, एक्सियली रिजिड है, रिजिड का मतलब डेल्टा एक्स नहीं होगा। मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, मेंबर खींचने योग्य नहीं है, इसका मतलब भी वही है कि डेल्टा एक्स 0 है। मेंबर एक्सियल डिफॉर्मेशंस आर इग्नोर्ड, एक्सियल डिफॉर्मेशन मतलब डेल्टा एक्स, उसको आपको यूज नहीं करना है, इग्नोर करना है। तो ये तीनों का मतलब एक ही है कि डेल्टा एक्स नहीं है, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स नहीं है तो अपन इसके लिए एम का यूज करेंगे। अब ये बात क्लियर है आपको, इसमें ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने, एक तो ये और एक पॉइंट और आगे आएगा ट्रस्ट के केस में, कि ट्रस्ट के केस में अपन क्या करते हैं कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं ना, तो उसकी एक सपोर्ट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है एक कम मानते हैं ट्रस्ट के केस में, ठीक है ना। अब मैं लिखता हूँ इसके बाद में, ये अपना पहला मेथड था, मेथड फर्स्ट मैं से मिटा रहा हूँ भाई। तो मेथड फर्स्ट में कुछ नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की अपन ये निकालेंगे वैल्यू, जे निकाला, आर निकाला, इसमें पुट किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। दूसरा ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैं से मिटाता हूं। मेथड सेकंड देखेंगे, मेथड सेकंड, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेस्ड। तो भाई अब अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है अपन देखते हैं। केस डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहला है मान लो फिक्स्ड सपोर्ट है, उसमें कितनी होगी, हिंज सपोर्ट है या फिर गाइडेड रोलर है तो कितनी होगी। तीसरा रोलर सपोर्ट है तो कितनी होगी। चौथा ट्रस जॉइंट। पांचवा फ्रेम जॉइंट, और लास्ट है हमारा हाइब्रिड जॉइंट मतलब इंटरनल हिंज। तो अगर हमारी बात करते हैं हम कि फिक्स्ड सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट पर कितने मूवमेंट होंगे आप सोच के बताओ। फिक्स सपोर्ट है ना, तो ये ऐसे मूव कर सकता है
ना ही ऐसे मूव कर सकता है, ना ही ऐसे। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा तीनों ही जीरो होते हैं, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारी? जीरो होती है। एक भी मूवमेंट नहीं होता फिक्स सपोर्ट में। मूवमेंट ही नहीं है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, मूवमेंट को तो बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है तो मतलब डी के बी इसका जीरो हो जाए कंप्लीटली। अब बात करते हैं इसकी हिंज सपोर्ट या गाइडेड की। तो हिंज सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हिंज सपोर्ट में बताओ कौन कौन से मूवमेंट होंगे, कौन से नहीं होंगे। ये हिंज सपोर्ट ऐसे होता है, तो क्या इसमें नीचे जाता है क्या मेंबर? नहीं जा सकता। क्या हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है? नहीं। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई दोनों नहीं होते। अगर बात करता हूं मैं रोटेशन की, तो रोटेशन इसमें होता है। तो रोटेशन अगर इसके अंदर होता है तो इसमें थीटा की वैल्यू बिल्कुल होगी। तो यहां पर कितना मूवमेंट होगा? केवल एक होगा। कौन सा? थीटा। और अगर इसकी बात करूं गाइडेड रोलर की, तो गाइडेड रोलर में भैया ऐसे मूव कर सकता है क्या? हॉरिजॉन्टली बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि रोलर लगे हुए हैं। लेकिन ये ना तो वर्टिकल कर सकता है और ना ही थीटा होता है इसमें। इसमें केवल एक होगा। कौन सा होगा? डेल्टा एक्स। तो इसमें केवल अपना एक ही होता है, एक। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तो होता है कौन सा? थीटा। और अगर इसकी बात करूं तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। बात करते हैं रोलर सपोर्ट की। तो रोलर सपोर्ट में रोलर लगे हुए हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। और क्या इस पर ये इस तरह से मूव कर लेगा रोटेशन? बिल्कुल कर लेगा। तो इसमें दो होते हैं मूवमेंट। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा थीटा होगा और एक होगा डेल्टा एक्स। दो होंगे इसके अंदर। तो इसमें कितने मूवमेंट हो गए? दो होते हैं। डेल्टा एक तो होता है वन लीनियर, वन और रोटेशनल। ठीक। ट्रस के जॉइंट की बात करूं तो ट्रस के सारे जॉइंट कैसे होते हैं हमारे? पिन जॉइंट होते हैं। ये जॉइंट हुआ, ये जॉइंट हुआ, ये जॉइंट, जितने भी जॉइंट है सारे पिन जॉइंटेड होते हैं। पिन जॉइंटेड हैं तो ट्रस के अंदर केवल दो मूवमेंट हो गए। मान लो कुछ भी लोड लग रहा है, ट्रस इधर से उधर जा रहा है, तो ये वाला जॉइंट मान लो इधर आ चुका है अपना। ये वाला जॉइंट कहाँ आ चुका है? ये नीचे आ गया ऐसे। तो देखो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो देखा जाए तो कितने मूवमेंट हो गए इसके अंदर? यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। तो एक तो हो गया डेल्टा एक्स और एक हो गया डेल्टा वाई। थीटा नहीं लगाएंगे इसके अंदर। थीटा का मतलब तो तब होता जब ये जो मेंबर है, ये मेंबर यहाँ नीचे तो पहुँचा, और नीचे कैसे पहुँचा है? ऐसे पहुँचा है, तब होता है थीटा। तो लेकिन बैंड तो हो ही नहीं सकता ट्रस के केस में। अगर ट्रस में कोई भी मेंबर बैंड हो चुका है, ट्रस अपन पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में, 5th यूनिट ट्रस ही है, वहाँ पर बताऊँगा आपको। अगर कोई मेंबर बैंड हो चुका है, इसका मतलब वो ट्रस फेल हो चुका है। फेलियर स्ट्रक्चर की हम स्टडी कभी भी नहीं करते हैं। ट्रस में सारे मेंबर्स को स्ट्रेट ही माना जाता है और पिन जॉइंटेड माना जाता है। इसलिए ट्रस के केस में हमारा जो थीटा वाला मूवमेंट होता है वो कभी भी नहीं आएगा। केवल दो ही आते हैं लीनियर, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। इसलिए ट्रस के जॉइंट पर कितने मूवमेंट होंगे हमारे? ट्रस के जॉइंट की बात हो रही है, ध्यान रखना। ट्रस के जॉइंट का मतलब क्या है? ये है ट्रस के जॉइंट का मतलब। ये है जॉइंट, ये है जॉइंट 2 3 4 5 6। इनको मत मान लेना भाई, ये तो अपने सपोर्ट हो गए, इनकी तो अपन पहले ही पढ़ लिया। ये तो हो गया अपना ये, और ये हो गया ये। इस वाले जॉइंट पर तो कितनी होंगी? दो होंगी। इस पर कितनी होंगी? एक होगी। तो इन पर ये मत कर देना आप, ये तो सपोर्ट हैं जॉइंट, बाकी के जो बच गए हैं वो सारे जॉइंट हैं। जबकि वहां पर अपन क्या करते थे? सारे के सारे जॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते थे। और अगर अपन वैसे काउंट भी करेंगे ना, अगर अपन काउंट करेंगे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन निकालेंगे तो जॉइंट अपन 7 ही काउंट करेंगे, ध्यान रहे। लेकिन अगर अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम बात कर रहे हैं तो ट्रस के जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब इनकी तो होगी कितनी? अपनी 2 होगी। ट्रस जॉइंट की कितनी होती है? 2। और 2 कौन सी होती है? दोनों ही लीनियर। मैंने जैसा आपको बताया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो इन सब की तो हो जाएगी 2 2 2 2 2, और इनकी कितनी हो जाएगी? इसकी 2 और इसकी 1 हो जाएगी। आप इसको भी 2 मत कर देना, इस जॉइंट की बात नहीं चल रही है। तो सपोर्ट हो गया, सपोर्ट की तो कितनी होती है? 1 होती है। ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा ट्रस वाले केस में। ट्रस के केस में एक बात और ध्यान रखनी होगी। ट्रस के केस में जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो सपोर्ट की 1 कम हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पर 2 है ना, तो ट्रस के केस में केवल एक ही मूवमेंट माना जाएगा। कौन सा वाला? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल अपन स्लोप तो होती नहीं है ट्रस के केस में। क्या बताया था मैंने आपको? स्लोप नहीं होती ट्रस के केस में। थीटा नहीं मानते हैं अपन। क्यों नहीं मानते? अगर थीटा आ गया ट्रस में तो इसका मतलब क्या है भाई?
कि ट्रस हमारा फेल हो गया, बैंड हो गया मेंबर। बैंड होते ही फेल, तो थीटा अपन मानते ही नहीं है, तो अपन थीटा नहीं मानते। तो जब आप ट्रस के केस में क्वेश्चंस करोगे और ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपने इसकी कितनी, वैसे कितनी होती है सपोर्ट, इस वाले सपोर्ट की दो होती है, एक लीनियर और एक रोटेशनल। लेकिन ट्रस का क्वेश्चन है और ये सपोर्ट है, तो केवल एक ही मानेंगे हम इसकी, कौन सी, लीनियर वाली। रोटेशनल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, रोटेशनल मानने का मतलब फेल हो गया ट्रस। और इसकी कितनी मानते हैं, वैसे अपन एक मानते हैं रोटेशनल, वो भी नहीं होगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 0। दूसरी लैंग्वेज में कहूं मैं याद रखने के लिए, तो क्या कहूंगा कि ट्रस के केस में सपोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो जाती है। इसकी एक थी, एक में से एक कम कर दो 0, इसकी 2 थी, 2 से 1 रह गई है। बात क्लियर है कि नहीं। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने ट्रस्ट के केस में। जब अपन कौन से तरीके से काम कर रहे हैं, मेथड सेकंड का यूज कर रहे हैं, तो बस ट्रस्ट में ही थोड़ा सा याद रखना, बाकी किसी में इतना याद नहीं रखना। ट्रस्ट में 2 चीज याद रखनी है, एक तो जॉइंट वाली बात मैंने आपको बता दी, वो जॉइंट तो आपको फ्रेम में भी ऐसा ही सेम है। और दूसरा क्या है, ट्रस्ट के केस में जो सपोर्ट होते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, रीजन मैं आपको बता चुका हूं। फ्रेम, अगर आपको कहीं पर फ्रेम दिखता है, तो फ्रेम में अपने कितने मूवमेंट होते हैं, फ्रेम में होते हैं 3। 3 कौन से हो गए, 2 तो हो गए लीनियर और 1 रोटेशनल। फ्रेम के केस में तो भैया थीटा आता है, ठीक है ना। हाइब्रिड जॉइंट की बात करें तो उसमें होते हैं 4। अगर आपको ये बीम दिख रही है और इस बीम के अंदर आपको ये थीटा दिख रहा, ये इंटरनल हिंज लगा दिया, तो इंटरनल हिंज लगा दिया, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 4। कौन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और 2 मूवमेंट हो जाते हैं थीटा। तो यहाँ पर 4 अपन काउंट करते हैं। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल, ये हाइब्रिड जॉइंट दिख जाता, कहीं पे इंटरनल हिंज दिखती है, वहाँ पर आप कितनी मानोगे, 4 मानोगे। ये था अपना सेकंड मेथड। इसमें जो नोट है उसको अपन लिख लेते हैं, इस नोट को अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कि ट्रस के केस में सपोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक कम कर दिया जाता है, क्योंकि ट्रस में रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। थीटा को काउंट नहीं करते, इसलिए अपन एक कम कर देते हैं। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, दोनों मेथड से करेंगे, दोनों मेथड से अपन देखेंगे। मेथड फर्स्ट वाले को मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप फॉर्मूला अपने आप यूज करना, आप, मैं आपको इस मेथड से करना सीखें, तो विदिन 10 सेकेंड्स अपन ज्ञात कर लेंगे कोई सा भी क्वेश्चन हो डी के निकालने का। मैं इसे मिटाता हूं, इसको उतार लो भाई। एग्जाम्पल करेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 1, मेथड 1। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मेथड फर्स्ट से अपन करते हैं इसको। मेथड फर्स्ट क्या कहता है, मेथड फर्स्ट कहता है कि आप इसकी बीम है, तो बीम की कैसे निकालेंगे अपन, डी के बराबर 3j माइनस आर प्लस आर आर माइनस एम, 3 इंटू जॉइंट 1 2 3 4 माइनस रिएक्शंस कितनी है,
जब आप ज्ञात कर रहे हो किसको, मेथड फर्स्ट से ज्ञात कर रहे हो, तो आपको रिएक्शन काउंट करनी है। रिएक्शन और डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंफ्यूजन मत कर देना। रिएक्शन को मैं ब्लू पेन से कर रहा हूं, ये तो है आर रिएक्शन, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को ग्रीन से ऊपर कर दूंगा। तो रिएक्शन इस पर कितनी होती है 3, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 3। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं मैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स पर कितनी होती है 0, रोलर पर होती है 2, हिंज पर होती है 1, इस पर होती है 0। ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं माइनस रिएक्शन कितनी होगी, 3 और 1 4, 5 6, 6 और 3 9, प्लस रिलीज रिएक्शन तो इसमें कोई हाइब्रिड जॉइंट ही नहीं, तो ये 0 हो गया, कुछ बोल नहीं रखा तो ये भी 0 हो गया। तो डी के जो मेरा कैलकुलेट होके आया 4 3 12 माइनस 9 बराबर 3 होके आया है। डी के कितना कैलकुलेट होके आया है, 3 कैलकुलेट होकर के आया है। अब अगर मैं बात करता हूं मेथड सेकंड की, तो मेथड सेकंड में क्या है, मेथड सेकंड के अंदर डायरेक्टली अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करनी है, पूरे स्ट्रक्चर की उनको जोड़ देंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, इस वाले एंड पर कितनी होती है, फिक्स एंड पर 0, रोलर सपोर्ट पर 2, हिंज सपोर्ट पर 1, इस पर 0, कितनी होगी 2 और 1 3। कितना टाइम लगा आपको, 2 सेकंड भी नहीं लगे भाई, इस पर होती नहीं है। इस पर कितनी 2 और 1 3, बस आंसर हो गया अपना, डी के बराबर 3। बताओ मेरे को कौन सा मेथड सूटेबल है, वो वाला मेथड सूटेबल है। आप उससे तुरंत आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना, तुरंत आंसर। एक चीज ध्यान रहे, लेकिन अगर ये हमको बोल देता कि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, मेंबर्स आर रिजिड, ये जो सेकंड मेथड है ना, ये जनरल कंडीशन के लिए है, मतलब उसने कुछ नहीं बोल रखा, ना ही उसने बोल रखा कि मेंबर ये है वो है, कुछ नहीं, तो तब ये वाला मेथड अपन यूज कर रहे हैं। अगर उसने ऐसा कुछ बोल दिया, अगर ऐसा कुछ बोल रहा है अपन को, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी आपका डी के आया उसमें से मेंबर्स को घटाने पड़ेंगे। अगर ये इनएक्सटेंसिबल बोल देता, तो आप 1 2 3 यहाँ पर एम की जगह कितना पुट करते 3, तो अपना ये 12 माइनस 9 प्लस 3, तो -3 कितना हो जाता 0 हो जाता। और यहाँ पर आंसर क्या आता अपना 3 तो है ही आंसर, ये जनरल कंडीशन के लिए था। एक्सटेंसिबल बोल दिया तो इसमें से नंबर ऑफ मेंबर घटा दो। ये आपको कॉमन बात याद रखनी है कि ये इन तीनों में से कोई सी लाइन बोलने पर अपन क्या करेंगे, मेंबर्स को घटाएंगे उस वाले फॉर्मूले में भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक चीज और आपने नोट करी हो कि अगर हमारे अननोन रिएक्शंस ज्यादा हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। देखो यहां पर कितनी रिएक्शन होती है 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। यहां कितनी होती है 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। यहां 1 तो यहां 2। आप ऐसे देखो ना, ये 1 2 3, तो ये 0 1 2। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे रिएक्शंस बढ़ती जाती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम घटती जाती है, या कहें कि रिएक्शंस घटती जा रही हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जा रही है। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। इस क्वेश्चन को करो भाई, इसको करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं रिएक्शंस की, तो ये तो नीचे वाली तो रिएक्शन यहां पर कितनी होती है 3, यहां कितनी होती है 2 1 3। और अगर अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो देखो भाई ध्यान से, ये वर्टिकल लोड दिखा दिया इसने, तो वर्टिकल लोड दिखा दिया, तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करें क्या, हमें इनके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना डी के निकालने के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। और अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो यहाँ होती है 0, और यहाँ पर होती है 2, यहाँ पर होती है कितनी 1, और यहाँ पर सॉरी यहाँ होती है 1, यहाँ होती है 2, यहाँ होती है 0। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो डी के बराबर 3j माइनस आर प्लस आर आर माइनस एम। 3 इंटू जॉइंट कितने हैं। अब इस क्वेश्चन में 10 गलतियां होती हैं। क्या क्या गलतियां होती हैं। पहली गलती कि हमको ये नहीं मालूम कि जॉइंट 1 2 3 4 काउंट करूं या 1 2 3 4 5 6 काउंट करूं। तो आपको जो जॉइंट काउंट करने हैं, हाइब्रिड जॉइंट ही तो होता है, उसको भी काउंट करना है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। ये कोई जॉइंट नहीं है, लोड लग रहा है, तो 6 हो गए जॉइंट। माइनस रिएक्शंस कितनी हो गई 3 और 3 6 7 8 और 1 9। प्लस में आर आर कितना है
रिलीज रिएक्शन यहाँ पर कितनी होती है आर आर, यहाँ पर आर आर की वैल्यू होती है हमारे 1 और यहाँ पर भी 1, 1 और 1 कितनी हो गई 2 -0। कुछ बोल नहीं रखा है इनएक्सटेंसिबल वगैरह तो अपन काउंट नहीं करेंगे। डीके कितना हो चाहती है 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, 9 और 2 11, अपनी कितनी हो चुकी है डीके 11। अब मैं यहां से कैलकुलेट करके देखता हूं, यहां से कैलकुलेट करते हैं अपन। तो डीके की वैल्यू देखो 0 1 2, क्या गलती कर रहे हैं अपन, तो यहां से तो सर 3 ही आ रही है, तो अपन मतलब अपना गलत है। अरे भैया आपने ये तो छोड़ ही दिए हाइब्रिड जॉइंट, हाइब्रिड जॉइंट की भी तो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हाइब्रिड जॉइंट लगा होता है तो उस पर कितनी होती है 4 और इस पर भी 4। अब आप काउंट करो 0 + 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 4 11। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगे ना, तुरंत निकल गया। इसमें अपन को टाइम लग रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल डीके को ज्ञात कर लोगे बस और इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल लोगे सेकंड मेथड से, फर्स्ट मेथड के फॉर्मूला याद नहीं रख रहे। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया बस, तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे कि 2D फ्रेम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे 3 × 6 - 9 + 2 - 0, डी के बराबर अपना कितना आया 11। इसमें एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट जो मैं क्लियर कर दूं वो अपन करते थे स्टैटिक के अंदर, जब अपन अननोन रिएक्शंस को निकालते थे क्या करते थे, जब वर्टिकल लोड होता था तो अपन ये रिएक्शन कितनी लेते थे 2 और ये कितनी लेते थे 1, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली नहीं लेते थे। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग करोगे तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा, यहाँ तो हो गया 2 और 1 3 और 1 4 और 2 4 और 2 6, तो अपना यहाँ पर अपन 6 लिखते। 18 में से 6 गए तो कितना आया हमारा, 18 में से 6 गए 12, 12 और 2 14, 14 ऑप्शन में मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना डीके का कोई मतलब नहीं है कि हमारी कितनी रिएक्शन है नहीं है, वर्टिकल लोड है, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर लोड का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने ये लोड वाला क्वेश्चन आपको दिया है। तीसरा करते हैं अपन। अगर ये सेम क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन है, उसने क्या बोल दिया मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, अब उसने इनएक्सटेंसिबल बोल दिया तो मेरे को मालूम है भाई सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर तो है नहीं। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे 3 × 6 - 9 + 2 माइनस इनएक्सटेंसिबल बोल दिया तो अपन को मेंबर्स की संख्या घटानी पड़ेगी। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन कि सर हम कितनी घटाएं, 1 2 3 करें मेंबर या फिर 1 2 3 4 5 करें। अरे भैया आपने जॉइंट कितने लिए थे, 6 तो लिए हैं जॉइंट, मतलब आपने इनको काउंट किया है तो जॉइंट के बाद में मेंबर चेंज हो जाता है ना। तो मेंबर कितने हो गए, ये तो हो गया 1, फिर ये 2 3 4 5, 5 मेंबर हो गए, इसलिए आपको कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5। तो डीके की वैल्यू कितनी हो गई 11 में से 5 गए तो 6 अपना आंसर आ गया। और अगर अपन इससे निकालते हैं तो इससे आपको मालूम है डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल दो, 11 थी, 11 में से एंड में आपको 5 घटा देना है मेंबर वाला, तो डीके कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो ये अपनी बीम के क्वेश्चन हो गए। अब फ्रेम के क्वेश्चन करते हैं 2-4, मैं इसे मिटाता हूँ। तो सारी चीज़ कवर हो गई इसमें। देखो इनएक्सटेंसिबल वाला केस ये हो चुका है अपना, सिंपल केस ये था ही अपना, हाइब्रिड जॉइंट वाला ये दोनों हो गए। तो अब मैं इसे मिटाता हूँ, तो कभी भी ये वर्ड लिखे मिले तो आपको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन, भाई ये वाला क्वेश्चन है तो ये 2D फ्रेम कुछ नहीं बोल रखा तो 2D फ्रेम मानेंगे। 2D फ्रेम मानोगे तो फ्रेम और बीम दोनों को एक ही चीज़ से कैलकुलेट करते थे अपन। कैसे कैलकुलेट करते थे कि हमारा डी के बराबर 3J - R
प्लस आर आर माइनस एम। 3 इंटू जॉइंट 1 2 3 4 5 6 माइनस आर कितना रिएक्शंस, तो रिएक्शन में ब्लू पेन से लिख देता हूं। रिएक्शन कितनी हो गई, 3 और 3 6 रिएक्शंस हैं। प्लस आर आर किसी प्रकार का हाइब्रिड जॉइंट नहीं है तो ये 0, और कुछ बोल नहीं रखा तो वो भी अपना 0। तो डी के बराबर 6 18 में से 6 गए तो 12 आ गया। अब आता है अपना दूसरा स्पेशल मेथड। डिग्री ऑफ फ्रीडम को भैया ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, ध्यान रखना, नहीं बाद में सोचोगे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां से। इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 0। सपोर्ट है ये, कौन सा सपोर्ट है अपना, ये है हमारा फिक्स सपोर्ट, ये भी फिक्स सपोर्ट है 0। अब बात करते हैं इनकी, तो ये चारों क्या हैं, जॉइंट हैं, किसके, फ्रेम के। तो जब आप कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना, जब आप फॉर्मूले का यूज कर रहे थे, मेथड फर्स्ट का यूज कर रहे थे, तब तो आप जॉइंट क्या ले रहे थे, सारे 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब आपने क्या किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला मेथड यूज किया, तो उसमें अपन पढ़ चुके हैं कि जो फ्रेम के जॉइंट होते हैं उनकी तो अलग होती है, सपोर्ट के अलग। तो जॉइंट केवल इन 4 को काउंट करेंगे फ्रेम के, और ये तो क्या है, सपोर्ट वाली कैटेगरी में। तो सपोर्ट की कितनी होती है, 0, और फ्रेम के जॉइंट की कितनी होती है हमारी, 3 3 3 और 3। तो यहां पर अपन 3 3 नहीं लिखेंगे। कभी आप सोचो सर ये तो जॉइंट 6 जॉइंट है इसमें, तो ये फ्रेम के जॉइंट ही तो हैं। अरे फ्रेम के जॉइंट तो हैं, लेकिन ये सपोर्ट के जॉइंट हैं। और वैसे टोटल जॉइंट की टोटल, ये तो 2 तो हो गए सपोर्ट जॉइंट, 4 हो गए फ्रेम के जॉइंट, तो टोटल जॉइंट कितने हो गए, 6। तो यहां पर ये जो जे होता है टोटल जॉइंट, तो वो तो 6 आएंगे। और अगर बात करें फ्रेम के जॉइंट कितने हैं इसमें, 6 में से 4 तो हैं फ्रेम के जॉइंट और 2 हैं हमारे सपोर्ट के जॉइंट। तो सपोर्ट के जॉइंट जो सपोर्ट होता है उस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है, और उस पर होती है हमारी कितनी, 3। तो हमारी डी के कितनी हो गई, 3 चौक 12। तो बताओ कितना टाइम लगा आपको कैलकुलेट करने में, मेथड सेकंड से, कुछ भी नहीं लगा, 3 चौक 12, 2 सेकंड, तो आंसर निकल गया। इस तरह से आपको याद करना है। 5th क्वेश्चन, अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो इस वाले केस में वही 2D फ्रेम रिएक्शंस, पहले मैं यहाँ वो लिख देता हूँ, रिएक्शन कितनी है इस पे, 3 यहाँ 3 यहाँ। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो यहाँ 0 होती है, इस पर भी 0। इस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई हमारी, इस वाले पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई हमारी कितनी, फ्रेम के जॉइंट पर 3, हाइब्रिड जॉइंट 4 3 4 3 3, निकालो भाई। तो डी के बराबर 3J माइनस आर प्लस, जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस कैपिटल आर 3 और 3 6, प्लस आर आर कितना हो गया, इस पर 1 इस पर 1, ये हो गया 2। तो ये कितना आया, 24, 24 में से 6 गए तो 18, 18 और 2 20। और अगर वैसे याद करूं मैं तो देखो 3 3 चौक 12 और 8 20। तो यहां पर दोनों से आंसर सेम आ रहा है, 20 20। इसमें ध्यान क्या रखना था, इसको आप फ्रेम का जॉइंट मत मान लेना। ये हाइब्रिड जॉइंट है तो हाइब्रिड जॉइंट पे कितना होता है, 4 होता है। ये भी 4 हो गया, ये 3 3 3 3 0 0। तो इनमें केवल आपको जॉइंट्स में थोड़ा सा कंसर्न ध्यान रखना कि हाँ जॉइंट में कुछ गड़बड़ हो सकती है मेरे से। क्या गड़बड़ हो सकती है कि मैं सपोर्ट को कभी फ्रेम का जॉइंट ना मान लूँ। देखो सपोर्ट है तो सपोर्ट ही कहलाएगा, 0 होगा। इसको आप 3 मत लिख देना, यहाँ पर 3 मत लिख देना, ये हाइब्रिड जॉइंट है, ये 4 आएगा, सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करते हैं अपन। 6th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस क्या लिख दिया, मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड। जब उसने मेंबर्स एक्सियली रिजिड बोल दिया तो 3 × 8 - 6 + 2 - बस
क्या करना है, मेंबर काउंट करके घटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को m का यूज करना पड़ेगा। कितना हो गया हमारा, 11 आंसर आ गया। क्लियर है बात? क्योंकि इन 11 मेंबर का जो डेल्टा एक्स है उतना कम हो जाएगा, 11 बार डेल्टा एक्स कम कर दोगे तो आंसर आ गया डी के बराबर 11 आ गया। और अगर आप यहाँ से ज्ञात करते हो तो ये अपना सिंपल 20 आया था, 20 में से एंड में अपन 11 घटा देंगे, सॉरी 9 घटा देंगे, मेंबर 9 है ना, तो कितना आ गया, डी के बराबर, वहाँ पर एंड में घटाना पड़ेगा। तो ये अपने फ्रेमिंग क्वेश्चन भी हो गए। नेक्स्ट करते हैं अपन ट्रस्ट के क्वेश्चन। मैं इसे मिटाता हूं, सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। अब फ्रेम के केस में है ना, मैं आपको एक बात और बता दूं, फ्रेम के केस में मैं इसमें बीच में एक आपको हाइब्रिड जॉइंट दे रहा था जहां पर हमारे 3 मेंबर थे, मैंने वो आपको दिया नहीं। ये जो था ना, ये वो क्या आपको थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपके लेवल पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं यहाँ हाइब्रिड जॉइंट दिया, यहाँ दिया। अगर मैं यहाँ पर दे देता ना तो आप यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते, ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम सही है, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ होगी 5। वो अपन को ध्यान रखना होता पॉइंट कि भाई फ्रेम के केस में जॉइंट हाइब्रिड जॉइंट पर मेंबर की संख्या 2 से अधिक होने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बढ़ जाती है। चाहे आप लिख भी लेना, लेकिन इतना हाई क्वेश्चन आपका आएगा नहीं है, गेट ईएस में आते, इसलिए मैंने बताया भी नहीं आपको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नो इशू, ठीक है ना, लेकिन आपके इस लेवल के आएंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो भाई, ये अपना ट्रस है, 2D ट्रस, कुछ नहीं बोल रखा, 2D ट्रस मानेंगे। क्या फॉर्मूला है इसका, 2J माइनस आर। जॉइंट फॉर्मूला यूज करो तो सारे जॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये जॉइंट है भाई, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5 माइनस रिएक्शंस, रिएक्शन कितनी हो गई, अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1 रिएक्शन। टोटल रिएक्शन कितनी है हमारी, टोटल जो रिएक्शंस हैं वो हैं 3, तो डी के बराबर 10 में से 3 गए तो 7 आंसर आ गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मेथड सेकंड की, तो क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरे स्ट्रक्चर के निकालो, जोड़ दो। तो देखो यहाँ पर जॉइंट पर, ट्रस का जॉइंट ये है, यहाँ पर कितनी होती है 2, ये कितनी होती है 2, और ये कितनी होती है 2 होती है। अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, सर इस पर होती है 1 और इस पर होती है 2, तो आपने ये 2 गलतियाँ क्या कि इनको भी ट्रस का जॉइंट मान लिया, तो दोनों पर आपने क्या लिख दी, ट्रस का जॉइंट है सारे, तो 2 2 2 2 आंसर आ गया 10 आ गया, गलत आंसर। क्यों भाई, ट्रस के जॉइंट केवल ये 3 होंगे, नीचे वाले सपोर्ट, तो सपोर्ट पर कितनी होती है, इस पर होती है 2, इस पर होती है 1, अब भी गलत हो गया। अब क्या कर दिया हमने, तो होती है 6 7 8 और 1 9 आ रहा है आंसर, जबकि हमारा आंसर तो क्या है 7 है, 7 बिल्कुल सही। अब गलत क्यों है, अब गलत इसलिए है क्योंकि भैया ये जो होता है हमारा ट्रस के केस में 1 कम हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोर्ट पर, वो नोट लिखवाया था ना, याद करो। तो इस सपोर्ट पर तो हो जाएगी 0 और इस पर हो जाएगी 1, जबकि इस पर 2 और 1 होती थी, 1 कम हो जाती है ना। तो कितना आंसर आया हमारा, डी के बराबर 2 2 2 7 आंसर आ गया अपना। लिख देता हूं मैं, 0 + 2 + 2 + 2 + 1, डी के बराबर 7। अब यहां पर आप लिख दीजिए, ये ऐसे क्यों है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस्ड बाय 1 इन केस ऑफ ट्रस सपोर्ट, ट्रस के सपोर्ट के केस में 1 कम हो जाती है, इसलिए हमने ये 1 कम लिखा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ट्रस का।
सॉरी, चलो उसी को करते हैं। टू डी ट्रस। अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन तो यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर दो, रिएक्शन की बात हो रही है भैया। और अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की तो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। क्यों? क्योंकि तीनों पर वैसे एक होती है, लेकिन ट्रस्ट के केस में एक कम कर देंगे तो एक में से भी एक घटा दिया तो जीरो। और यहाँ पर दो, दो और दो, तो हमको ये तो पता चल गया कि आंसर हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। संतुष्टि के लिए हम ये वाला आपको लिखवा देता हूँ, 2j माइनस आर डी के बराबर 2 इंटू जॉइंट कितने हैं, 6 माइनस आर कितना है, 1 2 3 4 5 6 12। तो डी के बराबर 12 में 6 गए तो 6। और वैसे हमारा आंसर क्या आ गया, 6। दोनों से देखो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि सेकंड जो मेथड है वो इजी है, बस उसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये कि जो हमारे जॉइंट होते हैं अपन को कैसे काउंट करने हैं, कि सपोर्ट जो होते हैं फ्रेम और ट्रस के केस में, सपोर्ट वाले में तो वही कैटेगरी आएगी, ठीक है ना, जो सपोर्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो आएगी। बाकी सारे उनके जॉइंट काउंट होंगे, जैसे फ्रेम के तो फ्रेम के जॉइंट होंगे बाकी के। और अगर फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हो आप तो जॉइंट, सारे टोटल जॉइंट यहाँ पर अपन काउंट करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, ट्रस के केस में जॉइंट में एक कम हो जाती है। और अगर ज़्यादा आप एडवांस पढ़ना चाह रहे हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रेम के केस में 2 से ज़्यादा मेंबर हैं किसी हाइब्रिड जॉइंट पर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बढ़ जाती है। वो मैं नोट में लिखवा भी देता हूँ अगर कोई एडवांस पढ़ना चाहते हैं, कि नोट नंबर 1, फ्रेम के केस में हाइब्रिड जॉइंट पर दो से अधिक मेंबर होने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है, ठीक है ना। जितने मेंबर हो गए ना 2 से ज़्यादा, 4 मेंबर है तो 2 से कितने ज़्यादा, 2 ज़्यादा है तो 2 और बढ़ जाएगी। वैसे तो 4 होती है उस पर, अब 6 हो जाएगी। नोट नंबर 2 क्या है, अगर ds अपनी ज़्यादा है तो डी के कम होगी, डी के ज़्यादा तो ds कम होगी। देखा था ना हमने, देखो यहाँ पर वो कितना होता है हमारा, इस वाले पर रिएक्शंस कितनी होती हैं, 3, और वो कितना होता है, 0। तो ds ज़्यादा है तो डी के क्या है, कम है। ds बढ़ने पर डी के घटती है, मतलब ds इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इतनी सी बात है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा टॉपिक डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, एज वेल एज ये जो यूनिट थी हमारी यूनिट नंबर 1 वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो सेकंड यूनिट है, स्टेबिलिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी यूनिट है, वो अपन देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर जितने भी देखे उनकी स्टेबिलिटी, कि स्टेबल है या नहीं है, कैसे चेक करें अपन कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।